नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बताते हैं कि मुख्य तौर पर किन खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं, किन विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले आज बात करेंगे सरकार के उस प्रयास की जिसके जरिए नकली दवाओं पर लगाम की तैयारी हो रही है। दवाओं की पैकिंग पर बारकोड के लिए सरकार दवा कानून में अब बदलाव करने जा रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके बाद बीमा रेगुलेटर से बीमा कंपनियों की एक डिमांड पर बात होगी। बीमा कंपनियों ने रेगुलेटर से गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश की अनुमति मांगी है। इस मांग के पीछे की वजह आज समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार ने राजमार्गों के मोनेटाइजेशन के टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर मॉडल को अब बंद करने का फैसला किया है। जानेंगे कि इस मॉडल के बंद होने के बाद आखिर में मोनेटाइजेशन होगा कैसे। महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण खबर, डिटेल में होगी बातचीत। पाम तेल की कीमतों के बढ़ने की आशंका अब जताई जा रही है। मलेशिया की सरकार एक कदम उठाने जा रही है जिससे कि पाम तेल महंगा हो सकता है। उस कदम पर भी बातचीत होगी। मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ टूट गई है। जानेंगे कि ग्रोथ के टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या रही और आखिर में चीन और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर बात करेंगे। जानेंगे कि डील के तहत अमेरिका क्या करेगा और बदले में चीन ने अमेरिका की कौन सी डिमांड मानी है। इन तमाम विषयों पर होगी डिटेल में बातचीत, लेकिन शुरुआत करेंगे नकली दवाओं पर लगाम कसने के लिए उठाए गए कदम के साथ। आपको बता दें कि देश में नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार दवा कानूनों में अब बदलाव करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बदलाव के तहत दवा उत्पादकों के लिए दवाओं की पैकिंग पर बारकोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड लगाना ज़रूरी होगा ताकि दवाओं को आसानी से ट्रैक किया जा सके। सर, ये कौन सी दवाएं इस बारकोड के अंदर शामिल होती हुई दिखाई देंगी? जी विपुल जी, देखिए बोनस पॉइंट में हम लोग आपको दवा से लेकर मानसून से और खेती से पाम ऑयल से लेकर दुनिया भर में तकनीक तक और विदेश नीति तक की सारी खबरें एक साथ समेट कर लाते हैं। और हम टीम उस तरह से खबरें चुनती है जो सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। और ये खबर दवाओं पर बारकोड की खबर आपकी ज़िंदगी से सीधी जुड़ी हुई है। सरकार एक नई व्यवस्था ला रही है जिसमें चुनिंदा दवाओं पर बारकोड लगाए जाएंगे या क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इनके जरिए ये पता चल सकेगा कि उन दवाओं का दुरुपयोग ना हो। इसमें कौन सी दवाएं हैं? इनमें खासतौर पर जो एंटी माइक्रोबियल दवाएं हैं, नार्कोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, जो हल्की फुल्की नशे की दवा है जिनका जिनका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स करते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इनमें बहुत सारी दवाएं नकली भी हैं और इनके सब्सटेंसेस का, इनमें जो इस्तेमाल किए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। और ये कोशिश पिछले करीब 1 साल से चल रही थी कि आखिर इन दवाओं पर को कैसे रोका जा सके। तो ऐसी करीब करीब 300 ड्रग्स होंगी जिन पर बारकोड लगाने की तैयारी की जा रही है और उन पर बारकोड को स्कैन करके पता चलाया जा सकेगा कि उसका बैच नंबर क्या है, वो किस फैक्ट्री से आई है, किस तारीख को बनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। जी, इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने देश के टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। बदलाव के तहत मोबाइल नंबर की पहचान सरकार के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से की जाएगी। इसके लिए मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा जिसका एक्सेस टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बैंक, वित्तीय संस्थाओं और ई कॉमर्स कंपनियों को दिया जाएगा। सर, डीओटी क्या कुछ बदलाव करने जा रहा है कानून के अंदर? विपुल जी, ये भी देर है लेकिन सरकार ने वास्तविकता समझी है। हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की, भारत के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी और सबसे बुनियादी चीज मोबाइल नंबर है। और मोबाइल नंबर शायद सबसे असुरक्षित एसेट है, सबसे असुरक्षित आईडी है भारत में, जिससे सारे साइबर हैकर्स आपके मोबाइल में प्रवेश करते हैं, जिसके जरिए स्पैमिंग होती है, सिम पर नंबर चेंज किए जाते हैं। अंततः जब पूरी साइबर हैकिंग और की चुनौतियों से जूझते अब
डीओटी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उसे ये समझ में आया है कि मोबाइल नंबर वैलिडेशन का कोई सिस्टम भारत में उपलब्ध नहीं है, जिससे ये पता चल सके कि मोबाइल नंबर जेन्युइन है, फेक है, किसके पास था इससे पहले, इसके वैलिडेशन के लिए क्या किया जाए। तो साइबर सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी रूल्स के नए ढांचे के अंदर एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये किस्म की रिपॉजिटरी जैसी होगी, जिसमें जैसे आधार की रिपॉजिटरी है, उसमें कोई भी ऑथेंटिक एजेंसी, जो ऑथराइज एजेंसी है, वो बैंक हो या वित्तीय संस्थाएं हों, क्रेडिट कार्ड कंपनियां हों, वो इस मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म के पास जाएंगी और वहां से आपका, हमारा, या जो भी भारत के लोग, जो भी जिन लोगों के मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर हैं, उनको वेरीफाई करेगी। तो जितना मोबाइल नंबरों का डेटा है ऑपरेटर्स के पास, वो यहाँ रखा जाएगा और उनका एक किस्म का प्रमाणन किया जाएगा, ताकि ये पता रहे कि मोबाइल नंबर उचित है, सही व्यक्ति के पास है और उसके पुराने रिकॉर्ड क्या है। जी, इस बीच हेल्थ बीमा कंपनियों की जांच में रेगुलेटर IRDAI को कई खामियां मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेटर को 8 हेल्थ बीमा कंपनियों की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। गड़बड़ियों में बीमा क्लेम रिजेक्शन, क्लेम राशि का बेवजह घटना और सेटलमेंट में देरी के मामले सामने आए हैं। सर, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी जांच हुई है और ये पूरा मसला है क्या असल में? अब वो शिकायतें, क्लेम सेटलमेंट में दिक्कतें, सही समय पर क्लेम नहीं देना, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के मिली भगत से लोगों को पर्याप्त बीमा की राशि का भुगतान न होना, ये शिकायतें अब पानी गले तक पहुंच चुका है। पिछले सप्ताह भी हमने आपको बताया था कि वित्त मंत्रालय ने IRDAI से कहा था कि हेल्थ कंपनियों के ऊपर निगरानी की जाए, और उस निगरानी का नतीजा है कि कुछ बड़ी कंपनियां, भारत की ऐसी 8 बड़ी कंपनियां हैं जिनमें ये सब समस्याएं पाई गई हैं, जिनको इन सारे मामलों का दोषी प्रथम दृष्टया पाया गया है। कंपनियां कौन सी, सुन लीजिए, हो सकता है आप भी ऐसी ही किसी बीमा कंपनी से परेशान हो। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तमाम शिकायतें और लोगों के पास की उलझनों का, शिकायतों का, दर्द का अंबार है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस इसमें शामिल है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है इसमें, HDFC अर्गो है, टाटा AIG है, स्टार हेल्थ है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस है, नीवा बूपा है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है और मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इनके साथ शिकायतें हैं कि इन्होंने क्लेम सही समय पर सेटल नहीं किए, क्लेम को देने में देरी लगाई। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि कैशलेस क्लेम का मतलब कैशलेस होना चाहिए, क्लेम का तुरंत निर्धारित समय में सेटलमेंट होना चाहिए। इन्हें IRDAI ने यह कहा है कि इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस संचालन के संदर्भ में जो नियामक का मास्टर सर्कुलर था, इस मास्टर सर्कुलर के तहत नियम तय किए गए थे, उनका उल्लंघन किया है और इनकी जांच की जा रही है। इस जांच से जो सूचनाएं मिलेंगी वो हमें बताएंगी कि हेल्थ बीमा क्षेत्र में कितने और सुधारों की जरूरत है। जी, इस बीच गोल्ड की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी, दुनिया भर में गोल्ड की बढ़ती निवेश मांग को देखते हुए बीमा कंपनियों ने बीमा रेगुलेटर IRDAI से गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करने की अनुमति मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बीमा कंपनियों ने इसके लिए रेगुलेटर से संपर्क किया है। बीमा कंपनियों को अगर ये अनुमति मिलती है तो उन्हें अपना निवेश पोर्टफोलियो संतुलित करने में मदद मिलेगी। सर, आखिर में बीमा कंपनियां ऐसा क्यों चाह रही हैं? यह बेहद दिलचस्प खबर है और ये समझने जैसी है भारत के लिए। बीमा कंपनियां एक अजीब सी समस्या का शिकार है भारत में। भारत में बीमा कंपनियों के पास लॉन्ग टर्म निवेश के संसाधन के विकल्प उपलब्ध नहीं है। जिन कॉमर्शियल पेपर्स में या जिन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं वो 5 से 10 साल के होते हैं। जो लोग बीमा कंपनियों के निवेश के बाजार को करीब से देख रहे हैं, उन्हें याद होगा कि बीमा कंपनियों ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी, करीब कुछ महीने पहले की बात है, जिसमें यह कहा था कि सरकार 0 कूपन वाले 20-30 साल के सॉवरेन बॉन्ड जारी करे, जिसमें बीमा कंपनियां निवेश कर सके। क्योंकि पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड के पास जो पैसा आता है, जो राशि आती है लोगों की, वो लंबे समय के लिए होती है। बीमा 25 साल, 30 साल, 50 साल के लिए कराया जाता है और इसलिए उनको निवेश के ऐसे विकल्पों की ज़रूरत है जहां लंबे समय में वो अपना पैसा पार्क कर सकें। और भारतीय बाजार इस मामले में खासा कमज़ोर है। भारत में लंबी अवधि के निवेश उपकरणों की दिक्कत है। सरकार भी शायद इस संदर्भ में विचार कर रही है। इस बीच में आ गया सोना। गोल्ड में निवेश की तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि गोल्ड में ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न दिया। अगर हम आंकड़े देखने की कोशिश करें तो पिछले 12 महीनों में करीब 30% रिटर्न दिया है। और इसलिए बीमा कंपनियां अब IRDAI से ये अनुमति मांग रही हैं कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में सर्टेन परसेंटेज ETF में लगाने की, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं गोल्ड के, उसमें लगाने की छूट दी जाए। दुनिया के कुछ देशों में
फिनांस कंपनियां या बीमा कंपनियां भी गोल्ड में निवेश करती हैं और हाल के वर्षों में ये प्रचलन कई जगह बढ़ा है। कई जगह रेगुलेटर इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर से म्यूचुअल फंड है या बीमा कंपनियां हैं, उनके लिए निवेश कमोडिटी में निवेश अलाउड नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स में निवेश कर सकती। तो ये बहुत बड़ा डिपार्चर होगा विपुल जी, जब भारत की बीमा कंपनियां, और अगर बीमा कंपनियां ऐसा करेंगी तो कल म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ये छूट मिल सकती है, जब गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट और उसका भी गोल्ड का ETF एक इन्वेस्टमेंट एसेट के जरिए बीमा कंपनियों के पोर्टफोलियो में आएगा। लेकिन सर, अगर इसकी इजाज़त वाकई में मिल जाती है तो फिर इसका असर आप गोल्ड के बाजार पर किस तरीके से देख रहे हैं? दो बेहद दिलचस्प असर होंगे। एक तो सोने की मांग बढ़ेगी, क्योंकि ETF फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होते हैं, उनके पीछे भौतिक सोना होता है, और जब सोने के बाजार में ETF में निवेश करने वाले नए निवेशक आ जाएंगे तो उतना ही ज्यादा भौतिक रूप से सोने की मांग बढ़ेगी, और भारत में सोने की मांग बढ़ने की संभावना है इस तरह से। और क्योंकि अब सोना वित्तीय मुख्यधारा का हिस्सा हो जाएगा ETF में बीमा कंपनियों के निवेश के साथ। दूसरा इसका असर यह है कि सोने की कीमतों में अगर आप कमी की उम्मीद कर रहे हैं तो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, और यही वो डाइवर्सिफिकेशन है सोने का जो पिछले 5-6 सालों में हमें दिखाई दिया है। खासतौर से पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तेजी के बाद शायद हर बड़ा निवेशक जो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले तक सोने को पुराने जमाने का और बहुत स्थिर और लंबे समय तक में बढ़ने वाला निवेश मानता था, वो अब अपनी निवेश रणनीति में बदलाव कर रहा है, और इसके बाद सोने की मांग भी बढ़ेगी ETF के लिए, और कीमतें तो वैसे भी $3300-3200 पर आउंस के आसपास हैं। और एक बात मैं और बताऊं, हालांकि मुझे पता है कि हमारी टीम के लोग मुझसे कहेंगे कि आपने भी क्यों बता दिया, लेकिन चूंकि बात निकली है सोने की तो जानी चाहिए। इस सप्ताह हम आपके पास सोने के बाजार के भीतर हो क्या रहा है, ये प्रस्ताव दरअसल कहां से आया, बीमा कंपनियों का ये सुझाव कैसे तैयार हुआ, सोने को कैसे भारत की वित्तीय सिस्टम की मुख्य धारा में लाने की तैयारी चल रही है, कैसे सोने का बिटकॉइन प्रयोग भारत में शुरू करने की कोशिशें चल रही है, सोने के बाजार में बहुत कुछ हो रहा है, क्या भारत में सोने की नई खदानें ढूंढने की भी तैयारी चल रही, इन सब सारी चीजों पर इस बार इस सप्ताह का समृद्ध शास्त्र देखना मत भूलिएगा। एक बेहद विशेष मेहमान जिनको भारत के सोने के बाजार की सबसे गहरी जानकारी है, वो इस बार हमारे इस विशेष इंटरव्यू में हमारे साथ होंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने राजमार्गों के मोनेटाइजेशन के लिए टोल ऑपरेटर ट्रांसफर यानी कि TOT प्रक्रिया को, BOT का प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। नितिन गडकरी ने बताया, राजमार्गों के मोनेटाइजेशन के लक्ष्य को अब इनविट प्रक्रिया से पूरा किया जाएगा। सर, आखिर में ये TOT मॉडल आखिर में असफल क्यों हुआ? यह भी आज की बड़ी खबर है विपुल जी, और बहुत भारत के वित्तीय व्यवस्था के अंदर और सरकारों के कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग को लेकर बहुत बड़ा डिपार्चर है। TOT मॉडल भारत के सड़कों के विकास का बुनियादी मॉडल था, जिसके आधार पर टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, सरकार सड़कें बनाती थी, उन पर टोल लगाती थी, किसी को ऑपरेट करने के लिए देती थी, और एक निर्धारित समय के बाद 20 साल 25 साल बाद वो सड़क वापस सरकार को या NHAI को दे दी जाती थी। जिस लागत पर कंपनी लेती थी वो सड़क, उसको वो टोल के जरिए वसूलती थी। ये मॉडल कोलैप्स कर गया, ध्वस्त हो गया और फंस गया, और खुद सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने TOT मॉडल को, टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को बंद करने की घोषणा की। हाईवे के मॉनेटाइजेशन के लिए ये मॉडल शुरू हुआ था, लेकिन व्यवस्था में कई खामियां पाई गई, और इसलिए इनविट को बेहतर रिटर्न के लिए चुना गया। फरवरी में TOT की बोलियों को रोका गया था, और TOT बनाम इनविट की तुलना का आदेश दिया गया था। हम समझते हैं कि एक मॉडल असफल क्यों हुआ, यह समझना बेहद जरूरी है। इनविट से करीब करीब प्रति किलोमीटर सरकार को 5 से 6 करोड़ रुपए मिले, लेकिन जब टोट में सड़कें बेची गई या TOT मॉडल में सड़कों का ऑक्शन किया गया या दिया गया, तो उसमें केवल 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का राजस्व मिला। ठेकेदारों ने ज्यादा बोली लगाई, फिर जो सड़कें ले ली उन्होंने ऑपरेट करने के लिए, उनका सही रखरखाव नहीं किया, उन पे गड्ढे थे, उनको मेंटेन नहीं किया, सड़कों की गुणवत्ता घटी और ज्यादा मुनाफा कमाया। TOT मॉडल की सबसे बड़ी असफलता यह थी, जो सरकार को लंबे समय के बाद समझ में आई। दूसरा यह कि इसके ऑपरेशनल चैलेंज थे। निवेशकों ने इक्विटी नहीं डाली, बल्कि बैंकों से कर्ज लेकर TOT मॉडल में निवेश किया, और इससे एक किस्म का डेट क्राइसिस, एक किस्म का डेट संकट बन गया, कर्ज का जाल बन गया TOT मॉडल के लिए। बैंकिंग सेक्टर का जोखिम बढ़ा और देनदारियां बढ़ी। ठेकेदारों के पास रिटर्न नहीं था, तो उन्होंने हर 5 साल में मरम्मत नहीं की, जिससे कि सड़कें लगातार खराब होती रहीं।
बाजार की अपनी सीमाएं हैं। 6,500 करोड़ के टीओटी पैकेज ने क्या किया कि भारतीय कंपनियों को बाहर रखा। भारतीय कंपनियां इसमें नहीं आई, केवल केकेआर, मैक्वारी जैसी जो बड़ी कंपनियां थी जिनके पास ज्यादा फंड थे उन्होंने टीओटी मॉडल में हिस्सा डाला। फरवरी 2025 वित्त वर्ष 2025 में सरकार ने केवल एक टीओटी बंडल को मंजूरी दी थी, जबकि 2024 में 6 टीओटी बंडल थे। अब टीओटी और इनविट के बीच में सरकार ने इनविट को चुनने का फैसला किया है, और टीओटी से 2018 में एनएचआई ने 38% मॉनिटाइजेशन लिया था, जबकि इसके बाद भी 2026 में 30,000 करोड़ का लक्ष्य मिलना मुश्किल है, जबकि इनविट से करीब करीब 17,738 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। जी सर, इस मॉडल के बंद होने का असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? आगे किस तरीके का असर पड़ेगा इससे? कई तरह के असर होंगे, क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में रोड फाइनेंसिंग का जो बुनियादी मॉडल है वही बदल रहा है। सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि टीओटी से जो आय हुई थी उसकी तुलना में इनविट से होने वाली आय कम थी, और इस आय की भरपाई की जरूरत होगी। इनविट का आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से दबदबा बढ़ेगा। गडकरी ने जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने इसकी तरफ इशारा भी किया है। छोटे छोटे बंडल बनाए जाएंगे, जिन छोटे बंडलों को बेचा जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है कि निवेशकों में बड़ी अनिश्चितता होगी। भारत के सड़क मॉडल में केकेआर और मैक्वारी जैसे जो वैश्विक फंड थे उन्होंने बड़ा निवेश किया था, लेकिन अब इनविट के मॉडल में शायद वो सीमित निवेश करेंगे। दूसरा ये कि एनएचआई पर कर्ज 2,76 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसे मैनेज करने के लिए अब सरकार को बनी हुई सड़कें बेचने के लिए इनविट पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें कि कंपनियों को सड़कों को एक बंडल में बनाकर निवेशकों को बेचा जाता है। पर टीओटी की भारतीय सड़क निर्माण व्यवस्था से, सड़क निजीकरण मॉनेटाइजेशन से अब विदाई हो गई है। जी, इधर केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर चीन से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट खोलने के लिए बात करेगी। विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों ने ये बयान दिया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, साथ में यूरिया और डीएपी के इंपोर्ट को नियंत्रित किया है। भारत में चीन से सालाना 10 से 20 लाख टन यूरिया का इंपोर्ट होता है। सर, भारत की फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन पर क्या दबाव बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? दो तरफा दबाव है भारत की फर्टिलाइजर सप्लाई चेन पर, जिसका असर हमें दिखेगा सरकार के खजाने पर भी। पहली बात यह कि जो हमने आपको कल बताई भी थी कि चीन ने कुछ स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट भारत को रोक दिया है। चीन और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खिंचाव है। रेयर अर्थ के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है जिसका असर सीधे भारतीय किसानों पर पड़ेगा। उसका निर्यात चीन ने रोक दिया है और उसकी जो केमिकल्स आते थे उनका इस्तेमाल फलों को पकाने में, फर्टिलाइजर्स में और मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व बढ़ाने में होता था। दूसरा बड़ा दबाव बन रहा है वो पश्चिम एशिया के संकट के कारण है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस, ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण जो कच्चा माल आना था डीएपी के लिए, खासतौर पर जो जिस दूसरी महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर की डिमांड भारत में होती है डीएपी के लिए, उसकी आपूर्ति भी प्रभावित हुई और उसकी कीमतों पर भी असर पड़ा है। ये दोनों परिस्थितियां फर्टिलाइजर के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण और खासतौर पर ये चुनौती विपुल उस समय आई है जब हम खरीफ की बुवाई का सीजन मौसम शुरू होता देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे डीएपी की लागत बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी और इस वजह से सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। चीन से आपूर्ति को दोबारा शुरू कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से रेयर अर्थ को लेकर ही भारत और चीन के बीच कोई बात नहीं बन रही। अमेरिका के साथ तो समझौता हो गया चीन का आज, जिस पर हम आगे आपको बताएंगे, पर भारतीय कंपनियों को तो अभी रेयर अर्थ मैग्नेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई लाइन भी थोड़ी टाइट कर दी है। जी, इस बीच मलेशिया की सरकार इंडोनेशिया की तरह ही बायोफ्यूल में पाम ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया भर में मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और फिलहाल वहां पर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल के लिए 10% तथा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए 20% बायोफ्यूल के इस्तेमाल की अनुमति है, जबकि इंडोनेशिया में बायोफ्यूल में 40% पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। सर, मलेशिया का प्लान क्या दिखाई दे रहा है आपको और पाम की कीमतों पर किस तरीके का असर इसका देखने को मिलेगा? मलेशिया बायोफ्यूल या एथेनॉल जैसी स्थितियों में इंडोनेशिया से पीछे नहीं रहना चाहता, और जो संकेत दुनिया के बाजारों को मिले हैं वो ये कि मलेशिया भी अपने यहाँ पाम ऑयल के बायोफ्यूल में करीब 40% हिस्से को मिलाने की बात करेगा, प्रस्ताव करेगा। इसकी चर्चा चल रही, जो आपने बताया पहले 20% था। और चूंकि पाम मलेशिया की तरफ से दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी आपूर्ति है, तो इसलिए बाजार में इसकी तपिश महसूस की जा रही है। इस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों को निर्यात होता है। भारत में
पाम महत्वपूर्ण एडिबल ऑयल है जिसका भारत में आयात होता है और उसका इसके इस्तेमाल से तमाम रिफाइंड ऑयल बनाए जाते हैं। इसलिए दुनिया का बाजार इस बात को अब करीब से देख रहा है कि किस तारीख से और किस समय से मलेशिया का ये प्रस्ताव या फैसला लागू होता है और जो पाम खाद्य तेल के तौर पर भारत में इस्तेमाल किया जाता है उसे बायोफ्यूल्स में मिलाया जाता है। इंडोनेशिया की आपूर्ति का एक हिस्सा उसमें जा ही रहा है और ऐसी स्थिति में फिर हम तिलहनों में खासतौर से पाम ऑयल की कीमत में आने वाले समय में बढ़ोतरी देख सकते हैं, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारत में खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति पर भी पड़ेगा। जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ वो बड़ी ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है और डील जल्द हो सकती है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बयान दिया। ट्रंप ने ये भी कहा कि वे दुनिया के हर देश के साथ डील नहीं करने वाले और जिन देशों के साथ ट्रेड डील नहीं होगी उन्हें ज़्यादा टैरिफ चुकाने होंगे। इस बीच अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए भारतीय अधिकारी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि डील पर चर्चा आखिरी दौर में है। सर, भारत अमेरिका के बीच बातचीत कहां पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और क्या भारत और अमेरिका के बीच सहमति बन पाएगी? विपुल जी, बातचीत उलझी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की संधि के बयान पहले भी देते रहे। उन्होंने कल भी कहा चीन के साथ संधि की घोषणा करते हुए, रेयर अर्थ की वाली संधि की घोषणा करते हुए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भारतीय और अमेरिकी पक्ष के बीच सहमति के बिंदुओं की बड़ी कमी है। असहमति के बिंदु तो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि 9 जुलाई की समय सीमा सामने है और 9 जुलाई तक अगर संधि नहीं होती और डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो रेसिप्रोकल टैरिफ 9 जुलाई से फिर सामने आ जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दुनिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जापान, ईयू और भारत, तीनों के साथ संधियों में बड़ी गति और प्रगति नहीं। ईयू के साथ तो 1 जुलाई को ब्रसेल्स में बातचीत होनी है। जापान ने अपनी संधि की वार्ताएं पीछे खिसका दी हैं क्योंकि जापान का ऑटो उद्योग विरोध कर रहा है। भारत थोड़ा सा आगे है। इनकी तुलना में भारत के साथ 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। लेकिन विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा कृषि है, जिस पर हम पहले भी बता चुके हैं। अमेरिका ये चाहता है कि उसके कॉर्न और सोयाबीन के लिए भारतीय बाजार खोला जाए। भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस बाजार को खोलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। हालांकि वहाँ के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, उनके लिए भारतीय बाजार में प्रवेश की इजाज़त दी जा सकती है। एफडीआई को लेकर अमेजन जैसी कंपनियों को रियायतें देने को लेकर भी भारत में गहरे रिजर्वेशन बने हुए हैं। और इस बीच अगर ये संधि की बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो भारत डब्ल्यूटीओ की तरफ भी अप्रोच कर रहा है एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ को लेकर। तो ट्रंप उत्साहित हैं। भारतीय पक्ष ने इतनी उत्साहित प्रतिक्रिया आज नहीं दी। हालांकि भारत की टीम एक बार फिर वार्ताओं के लिए वाशिंगटन पहुंची हुई है। सिर्फ 8-9 दिन का समय बचा और ये 8-9 दिन बेहद क्रूशियल हैं। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप 9 जुलाई के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के प्लान को कुछ समय के लिए टाल देंगे और या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाएंगे। हालांकि कल चीन के साथ जब रेयर अर्थ पर संधि हुई थी जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की और उसके बाद फिर कॉमर्स सेक्रेटरी लटनिक ने कहा, उन्होंने भी संकेत दिया कि करीब 10 बड़ी ट्रेड डील पाइपलाइन में हैं जिन पर दस्तखत होने वाले हैं। लेकिन समय बेहद कम है। 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील हो पाएंगी, इसमें बड़ा शक है। आपको संभावनाएं क्या लग रही हैं सर कि क्या ये ट्रेड डील की डेट जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगी क्या? क्योंकि अब तो ट्रंप का विरोध क्योंकि घरेलू मार्केट में भी उनके काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, तो ये तो फिर इन्फ्लेशन का खतरा और बाकी अभी हम लोग और आंकड़े डिस्कस करेंगे तो समस्या तो उनके लिए बढ़ेगी। विपुल, अगर आप कल के आंकड़े देखें, जो कल जीडीपी के आंकड़े आए जिन पर हम आगे बात करेंगे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्शन में चली गई, जिसका बड़ा असर टैरिफ है। सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई और इन्फ्लेशन का खतरा है टैरिफ से। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अड़े हुए हैं अपने इस पर और वो दुनिया के देशों को ट्रेड डील पर बाध्य करना चाहते हैं। व्यवहारिक रूप से सबको ये पता है, दुनिया की ट्रेड डिप्लोमेसी को जानने वालों को, कि व्यापार समझौते ऐसे हफ्तों 10 दिन में नहीं हो जाते। उनके लिए लंबे नेगोशिएशंस की ज़रूरत होती है। केवल यूके था जिसने एक तेज़ी से व्यापार समझौता कर लिया है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 9 जुलाई की सीमा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो परिस्थिति मैंने आपसे बताई कि दुनिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ईयू, जापान और भारत, अभी ट्रेड डील के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा भी किसी बड़े देश के साथ, साउथ कोरिया के साथ, वियतनाम के साथ और भी बड़े निर्यातक देशों के साथ कोई संधि नहीं हुई है। फिलहाल अभी जो संधि का रिकॉर्ड है वो खाली है। आपको याद होगा इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर संधियां नहीं हुई तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो बाजार मान रहा है कि अर्थव्यवस्था का दबाव ऐसा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप 9 जुलाई की समय सीमा में कुछ रियायत दें, उसे कुछ आगे बढ़ाएं। हालांकि अभी इस संदर्भ में कोई ठोस संकेत व्हाइट हाउस से नहीं है। बिल्कुल। और जिसका अभी सर जिक्र कर रहे थे, उन आंकड़ों को भी लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर।
मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में ग्रोथ के जितना टूटने की आशंका थी उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 0.5% से कुड़ी है। 2022 के बाद पहली बार किसी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में इंपोर्ट बढ़ने की वजह से ग्रोथ पर असर देखने को मिला है। सर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जो अंदर के आंकड़े हैं उनसे क्या तस्वीर बाहर निकल करके आ रही है अमेरिका की? तस्वीर चिंताजनक है बाजारों के लिए। हालांकि कल बाजारों की प्रतिक्रिया इस पर बिल्कुल अलग थी। शेयर बाजारों ने इस पर भाव को ध्यान ही नहीं दिया कल अमेरिका के शेयर बाजारों ने। लेकिन अगर आप आंकड़े को देखें तो जो इससे पिछली तिमाही थी, दिसंबर की तिमाही जिसको कहते हैं, दिसंबर 2024 की तिमाही, उसमें अमेरिका की आर्थिक विकास दर 2.4% थी, जो श्रिंक करके कॉन्ट्रैक्ट होकर 1% से नीचे 0.5% पर आ गई। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है एक तिमाही में, और किसी भी राष्ट्रपति के लिए उसकी नीतियों के बाद इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन आना अमेरिका में सरप्राइजिंग है हाल फिलहाल के वर्षों में, क्योंकि और कोई कारण नहीं था। आंकड़े भीतर से खोलें तो आपको पता चलता है कि टैरिफ का सीधा असर दिख रहा है। इंपोर्ट बढ़ा है, उसके कारण महंगाई बढ़ी है। निर्यात में तेज गिरावट आई है क्योंकि लागतें बढ़ रही हैं स्टील की, एल्युमिनियम की, और अमेरिका की कंपनियां अपने निर्यात के लिए इतनी जल्दी अपने को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पा रही हैं। दूसरा ये कि बिजनेस के प्रॉफिट्स भी गिरे हैं, कॉन्फिडेंस भी गिरा है, जो और भी बड़े मानक हैं अमेरिका के आर्थिक विकास के, उन सब पर दबाव दिखाई दे रहा है। और यह माना जा रहा है कि अगर अगली तिमाही में बड़ी रिकवरी नहीं हुई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले 3 महीनों में फिर चुनौतियां ज़्यादा गंभीर हो सकती। और यही वो एक वजह है विपुल जी, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर बाध्य करेगी कि वो 9 जुलाई की समय सीमा बढ़ाएं। हालांकि वो बढ़ाएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज के तरीके के बाद किसी भी तरीके का आकलन करना थोड़ा कठिन हो चला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ों पर यू टर्न लिया है तो थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बात होनी है। हालांकि बातचीत से पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, न्यूक्लियर डील की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी अमेरिका को नई धमकी दे दी है। सर, वाकई में क्या ईरान अमेरिका के साथ संधि के लिए तैयार होगा? क्या तस्वीर लग रही है आपको? 2-3 तरीके के अलग अलग संकेत आ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अमेरिका ने ये कहा कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म हो गया है। कल अमेरिका के रक्षा मंत्री पेंटागन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया है कि हमले किए गए थे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि वो यूरेनियम मूव कर गया है। इजराइल की तरफ से इस तरीके के बयान आए और बाकी एजेंसियों की तरफ से बयान आए कि शायद परमाणु कार्यक्रम को नुकसान तो हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। एक पेंटागन की एक सीक्रेटिव रिपोर्ट भी चर्चा में थी। अब ईरान ने अपनी तरफ से बातचीत से मना कर दिया है। ईरान ने कल यह प्रस्ताव भी अपने संसद में पारित किया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने देश में प्रवेश की इजाजत नहीं देगा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। तो ये पता चलाना मुश्किल है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस हालत में है। एक संकेत आज ये भी थे, सुबह CNN पर एक खबर थी कि अमेरिकी सरकार ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए प्रतिबंधों में रियायत को लेकर भी कुछ बातचीत कर रही है, पर अभी आधिकारिक रूप से अमेरिका की तरफ से बातचीत दोबारा शुरू करने की पेशकश नहीं की गई। हालांकि कहा गया उस तरह से कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी, खामनेई ने उससे साफ मना कर दिया है। तो अभी ये बात अधर में ही है, स्पष्ट नहीं है कि क्या परमाणु कार्यक्रम संचालित हो रहा है, सुरक्षित है, और अगर सुरक्षित है तो डील की ज़रूरत है, और अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर अमेरिका और ईरान के बीच संधि की कोई ज़रूरत बनती नहीं दिखाई देती। जी, इस बीच अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील घोषित हो गई है। दोनों देशों ने डील की पुष्टि की। डील के तहत अमेरिका के लिए चीन का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट खोलेगा और बदले में अमेरिका की तरफ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। साथ में अमेरिका चीन के छात्रों के लिए वीजा प्रतिबंधों को भी हटाएगा। हालांकि शुरुआत में चीन ने 6 महीने के लिए ही रेयर अर्थ एक्सपोर्ट लाइसेंस देने की बात कही है। सर, इस पूरे समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं और सबसे ज़्यादा राहत, तत्काल फौरी राहत कहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, जिनेवा से लंदन और लंदन की बातचीत तक, लंदन में भी बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, पर संधि जैसी बात नहीं हुई थी। अब कल अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने और उससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि रेयर अर्थ पर समझौता हो गया है, और शाम होते होते चीन की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई। समझौते की जो शर्तें निकलकर बाहर आ रही, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसको उस हिसाब से जो समस्या है अमेरिका की रेयर अर्थ की तात्कालिक, उसका समाधान हो रहा है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए।
चीन ने 6 महीने के लिए 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट के लाइसेंस को देने की इजाज़त दी है। ईवी, सेमीकंडक्टर्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए जरूरी एलिमेंट दिए जाएंगे। लंदन तक की बातचीत में मिसाइल सिस्टम्स शामिल नहीं थे, ईवी और सेमीकंडक्टर शामिल थे, इसे शामिल करा लिया गया है। चीन के सामान पर 55% का टैरिफ और अमेरिकी सामान पर चीन में 10% का टैरिफ बरकरार रहेगा, यानी यह व्यवस्था चलती रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि चीन लगातार जिस बात पर दबाव बना रहा था कि उसे चीनी छात्रों पर के जो वीज़ा पर प्रतिबंध लगाए गए उनको रोका जाए, और जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होने हैं खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए चिप और तकनीक के लिए, इन पर रोक ना लगाए अमेरिका। ऐसे संकेत हैं कि अमेरिका इस पर राजी हो गया। तो दोनों देशों ने मिलकर एक सहमति की परिस्थिति बना ली है, जिससे कि अमेरिका के ऑटो उद्योग को और मिसाइल इंडस्ट्री को जो रेयर अर्थ की शॉर्टेज थी, जो काम रुका हुआ था, वो दोबारा शुरू हो सकता है। तो मान के चलें कि फिर अब दुनिया में कुछ दिन शांति रहेगी। एक बड़ा मुद्दा काफ़ी हद तक क्या सॉर्ट आउट हो गया है सर? अगले हफ्ते भी जो रैली बाजार में रही, बहुत बड़ा योगदान इन सब चीज़ों का रहा, ये कंटिन्यू रहेगी? देखिए, जीएम, फोर्ड, लॉकहीड मार्टिन जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं जिनको मैग्नेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कार कंपनियों में जीएम, फोर्ड है और लॉकहीड मार्टिन है, इनको समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट मिलेंगे। तो ऑटो कंपनियों के सर से आफत, मुश्किल या समस्या टल गई है। एमपी मटेरियल्स जो कि चीन की प्रमुख कंपनी है, अमेरिका की प्रमुख कंपनी है रेयर अर्थ की, उसके भी उस शेयर में बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए चीन जाना शुरू होगा। लेकिन 6 महीने का ही लाइसेंस है, केवल 6 महीने में के बाद चीन इस लाइसेंस को रिव्यू करेगा। जो लोग नियमित रूप से बोनस के दर्शक हैं, उन्हें पता है कि हमने ये बताया था आपको एक विस्तार से अर्थम में कि चीन की सप्लाई चेन, रेयर अर्थ सप्लाई चेन, उसका सबसे बड़ा कारोबारी स्ट्रेटेजिक वेपन है, और उसका उसने इस वार्ता में बेहद सफलता के साथ इस्तेमाल किया है, क्योंकि समैरियम जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण रेयर अर्थ है, इसकी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता, अमेरिका की लगभग पूरी निर्भरता चीन पर है। लेकिन फिलहाल 6 महीने तक इस लाइसेंस व्यवस्था से कम रेयर अर्थ को लेकर जो तनाव था अमेरिका और चीन के बीच, वो दूर हुआ है। बाजार अगले सप्ताह इस संधि के और भी डिटेल, इसके ब्यौरे समझेगा, चीन की तरफ से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा, और जो सेंटीमेंट बाजार का मूड है वो शायद सकारात्मक रहेगा, क्योंकि एक लंबा उलझा हुआ मुद्दा था। लेकिन अभी रेयर अर्थ की समस्या भारत और ईयू के लिए लगातार बनी हुई है। क्या वो भी ऐसी ही संधि करेंगे, चीन ऐसी ही शर्तें उन पर भी लगाएगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अपने तरीके का एक पहला समझौता इस तरीके का है जिसमें 6 महीने के लिए लाइसेंस देने की बात कही गई है। जी, आज के कार्यक्रम को अब समेटने का वक्त हो गया है सर, लेकिन इस वीकेंड पे तमाम हमारे दर्शक इंतजार करते हैं अर्थम को लेकर के, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, इस बार के अर्थम में हम आपको ईरान और इजराइल युद्ध के पृष्ठभूमि में पीछे क्या चल रहा है इसे लेकर चलेंगे। ईरान इजराइल के युद्ध ने दुनिया को ये बताया कि तेल ले जाने के जो मौजूदा रास्ते हैं वो निरापद नहीं हैं, उन पर बेहद गहरे जोखिम है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, और पिछले अर्थम में हमने आपको उन रास्तों के बारे में बताया था। तो क्या तेल कैसे जाएगा, तेल ले जाने के नए रास्ते क्या होंगे, क्या सबक मिला है दुनिया को इस जंग से, और वो नए रास्ते कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और कितना बड़ा और कितना विशाल निवेश और नेटवर्क दुनिया के देश तैयार कर रहे हैं ताकि उनको होर्मुज स्ट्रेट, स्वेज नहर, बाब मंडाब, मलक्का जैसे जो खतरनाक जोखिम भरे रास्ते हैं जहां पर कभी भी संघर्ष और युद्ध हो सकता है, उन्हें अवॉइड करने का मौका मिले, या उनको बाईपास करके तेल और गैस को पहुंचाया जा सके। बेहद विस्तार से हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश में, ईरान में, रूस में, चीन में, अमेरिका में और यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है पिछले 3-4 साल के भीतर, जो दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई के पूरे स्वरूप को ही अगले 1 दशक में बदल देगा। जी, चलिए इस कार्यक्रम को आप लोग देखिए, और इसके साथ साथ हम सुनील सुब्रमण्यम साहब से भी बातचीत हमने की हुई है इस वीकेंड के लिए, और ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से 25,600 के ऊपर निफ्टी पहुंच चुका है, क्या अब आने वाले दिनों में जल्द ही नए हाइज बनते हुए दिखाई देंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो भारतीय बाजार के लिए रुकावट बन सकती हैं? अब यहाँ से अगर बाजार को तेज़ होना हो तो कौन से सेक्टर चल सकते हैं? काफ़ी डिटेल एनालिसिस है, आप संडे को दोपहर 3 बजे देख सकते हैं इस चर्चा को भी। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना वीकेंड मनाइए, और जब जब समय मिले बोनस के साथ जुड़ जाइए, और बहुत अच्छे प्रोग्राम वीकेंड पे हम लेकर के आ रहे हैं, उनको आप देखिए, अपनी सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए,
अच्छे लगते हैं आपके सुझाव जो आते हैं, जो आपकी टिप्पणियाँ आ रही हैं। ऐसे ही कार्यक्रम के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।